हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एआई चैप्टर 1 एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स। नाउ हमने इस सीरीज के प्रीवियस 3 पार्ट्स में कवर कर लिए थे टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डोमेन ऑफ एआई, एथिकल फ्रेमवर्क्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स। सो हम इस वाले पार्ट में इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे विद द टॉपिक्स एथिकल फ्रेमवर्क्स टाइप्स एंड बायोएथिक्स इन एआई। फिर बाद में जब ये सीरीज फाइनली कंक्लूड हो जाएगी देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन पेपर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद टॉपिक 6 टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स। टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स। नाउ फर्स्टली इस टॉपिक को करने से पहले हम एक माइनर छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ऑफ व्हाट आर एथिकल फ्रेमवर्क्स। Now, ethical frameworks वापस से क्या है? Ethical frameworks are a set of moral values that help us distinguish between what is right and wrong. Now, जो ethical frameworks है, they help us हमें differentiate करने के लिए मदद करते हैं कि कौन से actions अच्छे होते हैं humanity के लिए एंड कौन से actions बुरे होते हैं। Now, हमें ethical frameworks की ज़रूरत क्यों होती है, especially in the context of AI? Well, क्योंकि जो AI है आजकल के ज़माने में जो एआई है इट प्लेज अ क्रूशल रोल, अ वेरी बिग रोल इन वेरियस फील्ड्स सच एज हायरिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जो एआई है इट कैन इनहेरिट वेरियस बायसेस इन इट्स ट्रेनिंग डेटा, और उसके साथ साथ जो यूजर्स हैं विद मलिशियस इंटेंट, मलिशियस का मतलब बैड इंटेंशंस, यूजर्स विद बैड इंटेंशंस कैन यूज एआई फॉर बैड पर्पसेस। इसलिए हमें एथिकल फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जो एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं उनको इन्फोर्स करने के डिफरेंट तरीके से जिसको हम आज पढ़ेंगे। ना फर्स्टली आता है सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क्स। ना इन सेक्टर बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स दे फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज वेयर एआई इज अप्लाइड। जो सेक्टर बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं दे आर अप्लाइड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, दे वेरी फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट फील्ड्स। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो एआई है अगर वो एक किसी स्पेसिफिक फील्ड, किसी स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन करा गया है तो फिर वो किसी और फील्ड के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर का। नाउ हेल्थ केयर सेक्टर में क्या है? इन द हेल्थ केयर सेक्टर देयर इज द एथिक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है? That patients are aware of how AI is used in their treatment and they have the choice of using AI in their treatment or not. जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि अगर आपको कोई डॉक्टर है, अगर वो आपको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तो आपके पास चॉइस होती है whether you want to use that medicine or not. ना ऑफ कोर्स आपको खुद ही उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज या बेनिफिट्स के साथ डील करना होगा, लेकिन आपके पास चॉइस होती है। सिमिलरली जो एआई है जब वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाएगा वैसी तरीके से जो पेशेंट्स हैं उनके पास भी एक चॉइस होएगी ऑफ वेदर टू यूज़ एआई और नॉट। लेकिन जो ये वाला एथिक अगर ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए यूज़ हो सकता है तो ये लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर के लिए नहीं हो सकता यूज़। ऐसा क्यों? वेल बिकॉज यहाँ पे अब जो क्रिमिनल है वो ये थोड़ी ना बोलेगा पुलिस को दैट आई डू नॉट वांट एआई to use my information to track me down। ये थोड़ी ना हो सकता क्रिमिनल। इसलिए ये एग्जाम्पल है where the use of AI varies from industry to industry। So जो ये sector based ethical frameworks होते हैं they have different ethical concerns depending on the different industries they are used in। and जो ये frameworks होते हैं they help tailor AI systems to comply with industry specific guidelines। सारी इंडस्ट्रीज सेम नहीं होती, जो एआई सिस्टम्स एंड उनके एथिकल फ्रेमवर्क्स होएंगे वो भी सेम नहीं होएंगे। दस द एआई शुड बी टेलर मेड, द एआई शुड बी स्पेसिफिकली मेड टू कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। नाउ अब हम एथिकल फ्रेमवर्क्स पर सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क्स के एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्टली स्टार्टिंग विद बायोएथिक्स। Now, bioethics is an ethical framework
which is designed specifically for the healthcare sector. Bioethics are used for the healthcare sector and ensure that AI-driven technologies are used in a responsible manner. Now, जैसे आप सब जानते हैं कि जो AI है, it is widely used in diagnosis. Diagnosis का मतलब diseases को identify करना. Treatment planning जैसे आप सब जानते हो कि जो treatments हैं of various diseases, they are divided in different stages. For example, assuming अगर किसी को एक मेजर डिजीज है तो पहले डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि पहले उस डिजीज के लिए या हेल्थ केयर कंडीशन के लिए, कुछ भी हो सकता है, वो पहले एक ऑपरेशन कराएगा, फिर बाद में कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा एंड फिर बाद में वो रेकमेंड करेंगे पेशेंट को कि वो मेडिसिन एंड ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक अपने डाइटरी एंड लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाए ताकि वो रिकवरी प्रोसेस को कर सके. एंड डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द डिजीज जो वो चेंजेस होते हैं वो बहुत देर तक भी लास्ट कर सकते हैं. तो दैट इज ट्रीटमेंट प्लानिंग. एंड फिर क्या आता है, फिर आता है पेशेंट मॉनिटरिंग. पेशेंट मॉनिटरिंग मीनिंग कि जो पेशेंट की कंडीशन है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट प्रोसेस उसको ट्रैक करना. सो जो AI है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. इसलिए जो एथिकल कंडीशंस है, कंसिडरेशंस है, दे मस्ट प्रायोरिटाइज ह्यूमन वेलबींग, सेफ्टी एंड डाटा प्राइवेसी. I believe all of these terms are quite self-explanatory. So, जो bioethics है उसमें key focus areas क्या है? The key focus areas of bioethics are firstly patient privacy and confidentiality. Confidentiality का मतलब क्या? Data that is confidential, meaning limited access. Specific लोगों को ही access है उस data का, general public के लिए वो accessible नहीं है. So, जो AI है it should protect sensitive health data and follow regulations like GDPR and HIPAA. AI को ये regulations follow करनी चाहिए. जो GDPR and HIPAA है, ये ऐसी regulations है, ऐसी policies हैं which aim to protect the privacy of patients. ठीक है. So AI should follow such conditions, follow such policies and also protect sensitive health data in its own right. फिर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नेक्स्ट है informed consent, where patients should be aware of how AI is used in the treatment and उनका चॉइस भी होनी चाहिए कि वो AI को यूज़ करें या ना करें. एंड फिर बाद में आता है बायस फ्री डिसीजन मेकिंग, वेर जो AI मेडिकल टूल्स हैं दे शुड नॉट फेवर वन ग्रुप और अनदर, दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. यानी कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को किसी सेक्शन को डिनाई कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो जो बायोएथिक्स है उनका एग्जाम्पल क्या है, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इट इज़ द यूज ऑफ AI इन रोबोट असिस्टेड सर्जरीज. ना आप जानते हैं कि जो आजकल है the use of robots in surgeries has increased. जो robots है they assist the surgeons, मतलब जो robot assisted surgeries होती हैं उनमें भी surgeons का काम होता है, but they are assisted with robots. ठीक है. So when AI is used in such a fashion then it must follow strict ethical guidelines. कौन सी strict ethical guidelines? जो मैंने आपको पहले बताई थी ये सारी. एंड इंश्योर दैट ह्यूमन ओवरसाइट इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट हार्म. ह्यूमन ओवरसाइट का मतलब क्या, मतलब जो ह्यूमंस हैं वो ऑब्जर्व करे AI एंड रोबोट्स के एक्शन. इसी पर्पज़ के लिए जो सर्जन्स हैं दे आर प्रेजेंट ड्यूरिंग रोबोट असिस्टेड सर्जरीज, ताकि वो जान सकें कि जो रोबोट है वो अपने जॉब को करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं. एंड इफ़ द रोबोट इज़ नॉट करेक्टली परफॉर्मिंग इट्स टास्क, तो जो ह्यूमंस हैं they can take over and perform the operation by themselves. So ये है एक example of the use of AI in healthcare sector. And जब AI healthcare sector में use होता है तब उसको क्या बोलते हैं, it is known as bioethics. लेकिन जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वही एक अनोखी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे AI यूज़ किया जाता है. उसके साथ साथ there are a plethora of other industries where AI is implemented as well. AI और कौन से सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है? AI इज़ यूज्ड इन फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट. एंड कीप इन माइंड कि जो ये लिस्ट है
of fields they are going to grow in the future as well. क्योंकि जो AI है वो काफ़ी सारी बहुत सारी फील्ड्स में आजकल यूज़ किया जा रहा है, एंड AI जो है इट्स यूज़ हैज़ इंक्रीज ट्रमेंडसली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, और इसका यूज़ और भी इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन हम आज के लिए हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट. हम AI के इन इंडस्ट्रीज में यूसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली आता है फाइनेंस. नाउ जो AI है, AI in banking should prevent fraud without unfairly blocking accounts. जो AI है उसका मेन पर्पस बैंकिंग में ये होना चाहिए कि वो फ्रॉड्स को तो प्रिवेंट करें, लेकिन वो अनफेयरली, इट शुड नॉट अनफेयरली ब्लॉक अकाउंट्स एज वेल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. दैट शुड बी द गोल ऑफ AI इन फाइनेंस. फिर बाद में एजुकेशन में AI का क्या यूज़ होना चाहिए. द यूज़ ऑफ AI इन एजुकेशन शुड बी दैट AI पावर्ड लर्निंग टूल्स. आजकल जो एडटेक कंपनीज हैं वो AI को भी इनकॉर्पोरेट कर रही हैं अपने प्लेटफॉर्म्स में, ताकि लोग जो है वो और भी आसानी तरीके से लर्न कर सकें. तो जो AI पावर्ड लर्निंग टूल्स हैं दे शुड प्रोवाइड इक्वल एक्सेस एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन caste, creed, जेंडर, रिलीजन, रेस, एथनिसिटी एट्सेट्रा. इन सारी चीज़ों के बेसिस में उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, एंड शुड प्रोवाइड equal access to education to all children of all age groups. फिर बाद में फाइनली आ जाता है लॉ इन्फोर्समेंट. सो लॉ इन्फोर्समेंट में जो AI है इन सर्वेलेंस का मतलब क्या है. CCTV कैमराज. जो CCTV कैमराज हैं वो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं टू ट्रैक क्राइम्स एंड क्रिमिनल बिहेवियर. सो जो AI है इन सर्वेलेंस, it must ensure that privacy is protected and that there is non-discriminatory policing. जो लोग की प्राइवेसी है, जो लोग जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनकी जो प्राइवेसी है इट शुड बी प्रोटेक्टेड. जो फुटेज है ऑफ द रिकॉर्डिंग्स ऑफ पीपल इट शुड बी केप्ट हिडन. मतलब लोगों को, पब्लिक को एक्सेस नहीं दिया जाना चाहिए. इट शुड बी हिडन डेटा जो बस ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स को एक्सेस है. तो ये है प्राइवेसी प्रोटेक्शन. फिर आता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पोलिसिंग. ना आप जानते हैं कि जो US है, यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं. ठीक है. इन सम इंस्टेंसेस द पुलिस इन USA हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सर्टेन एथनिसिटीज़. अगर उन्होंने क्राइम नहीं करी तो फिर वो सोचेंगे उन्होंने क्राइम करी और पनिश करेंगे, या अगर उन्होंने क्राइम करी तो फिर ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा ड्यू टू देयर एथनिसिटी. तो जो AI है its goal is to not inherit such biases and be non-discriminatory and fair in its policing. So that is the goal of AI. Those are the ethics that AI should abide by in law enforcement and surveillance. Alright, so let's move on to the next topic, that is value-based frameworks. Right now हमने क्या डिस्कस करा था? Right now we discussed sector-based frameworks. जो sector-based frameworks हैं, they deal with the use of AI in particular industries or fields. लेकिन जो value-based frameworks हैं, वो different है as compared to sector-based frameworks. कैसे? Well, because they focus on fundamental moral principles. Morals meaning वो चीज़ें, वो actions that are perceived, जो आप सोचते हो या तो अच्छे हैं या गलत है. ठीक है. So they focus on these fundamental moral principles to guide the decision making process in artificial intelligence. So जो ये frameworks हैं, they help ensure that जो AI systems हैं, they act in ways that reflect human rights, fairness and ethical reasoning. Ethical reasoning मतलब accurately reason कर पाना कि कोई specific जो action है वो ethically right है या wrong. So let us continue with value-based frameworks, starting off with rights-based ethics. जो rights-based ethics है वो value-based frameworks में आता है, जबकि जो sector-based frameworks है उसमें क्या कहते हैं, उसमें आते हैं bioethics and the ethics based off of specific industries, finance, education, law enforcement, ये सब कुछ. लेकिन value-based frameworks में आता है rights-based ethics.
राइट्स बेस्ड एथिक्स में क्या होता है? इन राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क it prioritizes the protection of human rights and dignity. Now, human rights, आप सब फेमिलियर होएंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स. जो कुछ राइट्स होती हैं वो रिकग्नाइज बाय लॉ होती हैं, एंड जो कुछ राइट्स होती हैं उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है. दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स एंड आर एम्बेडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके साथ साथ कुछ ऐसी राइट्स होती हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि यूनेस्को, वो अपने मेंबर स्टेट्स में इम्पोज करते हैं. उसके साथ साथ अगर कोई स्टेट जो है वो उनके मेंबर्स नहीं है तो फिर उनको भी प्रेशर करती है ताकि वो उन राइट्स को अडॉप्ट करें. सो दोज आर द राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क्स एंड दे प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स एज वेल एज डिग्निटी. डिग्निटी का मतलब क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट. सो दे शुड बी डिजाइंड टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड प्रिवेंट हार्म. These are the main goals of rights-based ethics. Now हम इसको और भी क्लियरली समझने के लिए इसका की फोकस एरियाज को देखते हैं. फर्स्टली आता है AI must not discriminate based on gender, race और disability etc. Now आप इसको अगर जो मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल बताया, कौन सी राइट है? इट इज़ द राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी क्या होती है, क्या बोलती हैं? द डिफरेंट पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट फोकस एरिया है, इट इज़ दैट AI शुड ओबे द राइट टू इक्वालिटी. फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ दैट AI सिस्टम्स शुड नॉट वायोलेट प्राइवेसी राइट्स और मिसयूज पर्सनल डेटा. नाउ ये क्या है? आप इसको किस चीज़ से कोरिलेट कर सकते हो? इट कुड बी परसीव्ड दैट AI शुड अपहोल्ड द राइट टू प्राइवेसी. जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक फंडामेंटल राइट है रिकग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो ये भी हो सकता है, आप ये भी बोल सकते हो दैट AI शुड ओबे द राइट टू प्राइवेसी. फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन राइट्स एंड वेल बीइंग शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर एफिशिएंसी और ऑटोमेशन. तो ये सारे के सारे की फोकस एरियाज हैं of rights based ethics. Now इसका एग्जाम्पल क्या सकता है? The example of rights based ethics could be that an AI powered hiring system. Now जो AI powered hiring systems होते हैं, they must ensure that all candidates are evaluated fairly without bias against gender or ethnicity. जो सारे के सारे candidates हैं उनको टेस्ट किया जाना चाहिए whether they are not suitable for the job or they are in similar manner. एंड कोई बायस नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यू टू देयर फीचर्स. ठीक है, तो ये एग्जांपल है ऑफ राइट्स बेस्ड एथिक्स इन AI. फिर नेक्स्ट एथिकल फ्रेमवर्क क्या है? इट इज़ यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स, ऑल्सो नोन एज यूटिलिटेरियन अप्रोच. इसमें क्या होता है? इन यूटिलिटेरियन अप्रोच इट evaluates the AI decisions based on maximizing benefits while minimizing harm. ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेकिन कम से कम नुकसान. दैट इज़ द एसेंस ऑफ यूटिलिटेरियन अप्रोच. तो और भी आसानी तरीके से समझने के लिए आप ये सोच सकते हो दैट AI शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द मोस्ट. ठीक है, सो यूटिलिटेरियन बेस्ड अप्रोच के की फोकस एरियाज क्या होते हैं? फर्स्टली AI शुड ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूज. जो रिसोर्सेज है उनको केयरफुली यूज़ करना, जुडिशियसली यूज़ करना, एंड इट शुड बी एफिशिएंट. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज AI शुड मेक डिसीजंस दैट बेनिफिट द मेजॉरिटी वाइल कॉजिंग मिनिमल हार्म. ये यहाँ पे भी लिखा हुआ था. एंड फाइनल पॉइंट है द एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ AI शुड बी केयरफुली वेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो AI की कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग AI, कॉस्ट का मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है. कॉस्ट का मतलब ये भी हो सकता है द मॉनेटरी, कितने पैसे लगेंगे AI को इम्प्लीमेंट करने में. लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट का मतलब ये भी हो सकता है क्या नुकसान पहुंचा जा सकता है AI की वजह से. तो ये दोनों कॉस्ट है. तो दीज कॉस्ट्स शुड बी वेड अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स. अगर जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है, मतलब जो AI को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट है, अगर वो उसके बेनिफिट के कंपेरिजन में ज़्यादा है, देन द AI सिस्टम शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. लेकिन
अगर उस एआई सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू इट्स कॉस्ट्स, देन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो इन सारी जो कंसिडरेशंस हैं इन सबको कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू इम्प्लीमेंट योर एआई सिस्टम इनटू द रियल वर्ल्ड। सो जो यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स हैं उनका एग्जाम्पल क्या सकते हैं? द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी बेस्ड एथिक्स इज दैट ऑफ अ सेल्फ ड्राइविंग कार। व्हेन अ सेल्फ ड्राइविंग कार faces an unavoidable accident, then it may choose the option that results in the least harm to the people. So that is an example of utility based ethics. फिर फाइनली आ जाता है वैल्यू बेस्ड एथिक्स, ऑल्सो नोन एज वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। नाउ वर्च्यू बेस्ड एथिक्स में क्या होता है? इन वर्च्यू एथिक्स इट फोकसेस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशंस ऑफ बोथ द एआई डेवलपर्स as well as the users of the AI, ताकि it can ensure कि जो AI है its actions align with the core moral values like honesty, fairness and responsibility। ठीक है, सो इस पूरे के की फोकस एरियाज क्या है, मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्टली कि जो AI है इट शुड प्रमोट ऑनेस्ट एंड फेयर डिसीजन मेकिंग। हमने वापस से इन चीज़ों को काफ़ी बार कवर कर लिया था, फेयर मीनिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। फिर है एआई डेवलपर्स एंड यूजर्स शुड एक्ट विद इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एआई डेवलपर्स है उनको भी अच्छे देने से, उनको भी जो ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट है उनके बेसिस में अपने एआई को डेवलप करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो यूज़र्स हैं उनके पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो एआई है वो उसको अच्छे तरह से रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए, और एआई को जो एआई सिस्टम्स हैं उनको मलिशियस एंड बैड इंटेंशनड तरीक़ों से यूज़ ना करें। एंड फाइनल पॉइंट है इसका दैट एआई मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी रादर देन सिंपली मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। जो एआई है इट इज़ क्वाइट अ ग्रेट एंड रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। जो एआई है इट कैन अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी इन मैनी वेज दैट आर अनइमेजिनेबल, लेकिन हमें इस तरीके से यूज़ भी करना चाहिए एआई को। एआई सिस्टम्स को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उनका मेन पर्पस दैट बीइंग सर्विंग ह्यूमैनिटी वो एक्यूरेटली कर सकें रादर देन सिंपली मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एआई पावर्ड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स। ना जो एआई पावर्ड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं दे शुड प्रायोरिटाइज ट्रूथफुल रिपोर्टिंग इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग मिसलीडिंग कंटेंट टू इंक्रीज इंगेजमेंट। आप जानते हैं कि जो बहुत सारी न्यूज़ सोर्सेज हैं, कभी कभार असली वाले न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, वो अलार्मिंग एंड फेक हेडलाइंस को यूज़ करते हैं ताकि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हुए उनके कंटेंट से और क्लिक करें, खर्च करें उनके न्यूज़पेपर्स में, ये सब कुछ। तो जो एआई पावर्ड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है दे शुड एब्सटेन, दे शुड नॉट डू सच प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक, इसके बाद जो ये चैप्टर है इट विल बी कंप्लीट। एंड नाउ ये फाइनल टॉपिक क्या है? इट इज़ बायो एथिक्स। नाउ व्हाट आर बायो एथिक्स? Bioethics are an ethical framework that are used in healthcare and life sciences. Life sciences का मतलब क्या है? Life sciences meaning sciences that deal with the biological aspects such as humans, organisms, etc. Essentially biology. Life sciences का मतलब है biology. ठीक है? To address the moral concerns related to the use of AI in health, medicine and biological sciences. So जो AI है nowadays it plays a major role in these fields. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो सर्जिकल रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं आजकल वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ AI। उसके साथ साथ जो AI है इट इज़ इंक्रीजिंगली भी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, पेशेंट आउटकम्स एट्सेट्रा। उसके साथ साथ जो AI है वो न्यू मेडिसिन और डिफरेंट जो जेनेटिक्स हैं उनको और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए एंड उनके रिलेशन में नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो जो AI है इट इज़ सेफ टू से दैट AI प्लेज अ मेजर रोल इन हेल्थ केयर। इसलिए जो बायोएथिक्स हैं दे आर क्वाइट क्रूशल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर ह्यूमन वेलबींग, फेयरनेस एंड सेफ्टी। सो बायोएथिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं?
समझते हैं। फर्स्टली आता है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। जो एआई सिस्टम्स है इन हेल्थ केयर, दे शुड बी मेड टू रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी। ना ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस ऑन योर ओन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब आप बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आप फुली ऑटोनोमस नहीं होते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स में डिपेंडेंट होते हैं आपके वेरियस काम को करने के लिए। लेकिन जैसे आप अडल्ट हो जाते हो, आप 18 हो जाते हो, तो आप फुली ऑटोनोमस हो सकते हो। फिर आपकी चॉइस है, आपको कुछ भी करना है। ऑफकोर्स आपको लॉ को तो ओबे करना होगा, लेकिन डिस्पाइट दैट यू आर फुली ऑटोनोमस, यू हैव फुल फ्रीडम टू मेक योर डिसीजंस। सिमिलरली इसी फैशन में जैसे आपके पेरेंट्स आपकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, यू आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को रिस्पेक्ट करते हैं व्हेन यू टर्न इनटू एन अडल्ट। सिमिलरली जो एआई सिस्टम्स हैं इन हेल्थ केयर, दे मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट द एबिलिटी ऑफ पेशेंट्स टू मेक देयर ओन डिसीजंस रिगार्डिंग देयर हेल्थ। एआई को भी उसी तरीके से पेशेंट्स के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड इट मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स have the right to make informed decisions about their medical treatments. Informed decisions का मतलब क्या? Informed decisions मतलब जो patients हैं, they should be aware of everything that AI is doing, all of the places where AI is involved in their treatment, and the benefits and potential harms that the AI is causing. And इस सब इंफॉर्मेशन को जानने के बाद वो अपनी डिसीजन करें वेदर दे वांट टू कंटिन्यू यूजिंग एआई इन द ट्रीटमेंट और नॉट। ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जो इन्फॉर्म डिसीजन के बारे में बताया था, वैसे ही पेशेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ एआईज इन्वॉल्वमेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म डिसीजंस। दे शुड बी अवेयर ऑफ एआईज इन्वॉल्वमेंट इन दैट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। वापस जानना, जो एआई है वो डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड ट्रीटमेंट्स के लिए भी, इसलिए इन दोनों एरियाज में पेशेंट्स को अवेयर होना चाहिए ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई एंड शुड हैव द चॉइस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एआई's recommendations. They should have the choice to allow AI to interfere in their diagnosis or treatment. Yeah. So that is the first point covered, respect for autonomy. So next क्या आता है? The next point is do not harm, otherwise known as non-maleficence. Now इसमें क्या आता है? In it, AI must be designed to avoid harm. काफी self explanatory नाम ही लिख रखा है. Ensuring that its medical predictions or treatments do not lead to negative health. जो जो AI के prediction और treatments, it should ensure, it should concentrate on the fact that its recommendations do not lead to adverse side effects. ठीक है। AI को इस टॉपिक के रिगार्डिंग काफ़ी केयरफुली अपना टास्क को परफॉर्म करना है। तो जो AI है, इट शुड बी थरोली टेस्टेड टू अवॉइड इनकरेक्ट डायग्नोसिस, बायस रिकमेंडेशंस और अनसेफ ट्रीटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर इनकरेक्ट डायग्नोसिस की बात करते हैं, फर्स्टली इनकरेक्ट डायग्नोसिस, जो AI है उसको कंटिन्यूसली टेस्ट करना चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो AI है वो करेक्टली डायग्नोज कर रहा है ऑफ द डिसीजन और नॉट। अगर AI सिस्टम ने एक वेरी सीरियस, एक माइनर कफ और कोल्ड डायग्नोज कर दिया तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है फॉर द पेशेंट्स हेल्थ। इसलिए इन वाले केसेस में AI को टेस्ट करना चाहिए so that it avoids making incorrect diagnosis, providing biased recommendations or unsafe treatments. And that is do not harm. Where next point है ensure maximum benefit for all. This is also known as beneficence. इसमें क्या होता है? इसमें in beneficence, AI should work towards maximizing benefits for patients and healthcare professionals. ठीक है, those should be the main goal of AI in beneficence. Along with that, it should enhance diagnostic accuracy, मतलब वो accurately diagnose कर पाए कौन से diseases
कौन सा डिजीज है विच द पेशेंट इज अफेक्टेड विद, एज वेल एज ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, मतलब जो वो ट्रीटमेंट्स रिकमेंड कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो इन क्योरिंग द पेशेंट्स डिजीज और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, एज वेल एज द ओवरऑल पेशेंट केयर, मतलब ओवरऑल पेशेंट का एक्सपीरियंस वो आसानी से रिकवर हो रहा है या नहीं, ठीक है, while reducing medical errors, ठीक है, तो दैट इज द मेन गोल ऑफ बेनिफिसेंस। फिर नेक्स्ट आता है गिव जस्टिस, ऑल्सो नोन एज फेयरनेस एंड इक्वालिटी। तो जो एआई है, एआई इन हेल्थ केयर सिस्टम्स should ensure fair access to medical treatments, meaning that every type of person, regardless of their personal background, has equal access to the different medical treatments without discriminating based on their race, gender, socioeconomic status और location। सोशियो इकोनॉमिक मतलब उनकी सोशल स्टैंडिंग और इकोनॉमिक कंडीशन, मीनिंग आर दे रिच और पुअर, वो गरीब है या अमीर, इन चीज़ों के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। साथ साथ लोग वो किधर रहते हैं, वेयर डू दे रिजाइड एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है। एंड फाइनली आता है एआई मॉडल्स मस्ट बी ट्रेन्ड विद डाइवर्स डेटा सेट्स टू प्रिवेंट बायस डिसीजन। जो एआई है दे मस्ट बी ट्रेन्ड विद डाइवर्स डेटा सेट्स। डाइवर्स डेटा सेट्स का मतलब क्या, मतलब डेटा सेट्स जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, डिफरेंट सोर्सेज है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एम्फोसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, देन ये नहीं होना चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, बस एक हॉस्पिटल, मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है दैट केटर्स स्पेसिफिकली अपर मिडिल क्लास फोक, ठीक है, उन लोगों को उन लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड है एंड उसकी वजह से एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो जब आप एआई मॉडल बना रहे हो, इट्स नॉट टेक डेटा फ्रॉम दैट हॉस्पिटल अलोन, इट्स आल्सो टेक डेटा फ्रॉम द चीपर हॉस्पिटल्स, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज द प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल एज द फार्मेसीज। इन अलग अलग तरीकों से एआई को डेटा लेना चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि इट कैन प्रिवेंट द प्रेजेंस ऑफ बायस इन द एआई's डिसीजन। एंड जो ये बायस है अगर वो एआई की डिसीजन में पाया गया, देन इट कुड पोटेंशियली नेगेटिवली इम्पैक्ट certain groups of patients। जो certain groups of patients हैं, they may belong to certain groups, certain sections of society, ताकि उन लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना होए, इसलिए हमें एआई को डाइवर्स डेटा सेट्स से ट्रेन करना चाहिए ताकि दे डू नॉट इनहेरिट एनी बायसेस। जैसे मैंने पहले पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था एथिकल फ्रेमवर्क्स के सेक्शन में कि समटाइम्स एआई कैन इनहेरिट बायसेस फ्रॉम इट्स ट्रेनिंग डेटा, ताकि हम उस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकें। वी शुड ट्रेन इट विद व्हाट, वी शुड ट्रेन इट विद डाइवर्स डेटा सेट्स। एंड विद दैट आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यस दैट्स राइट, आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एंड नाउ सिंस ये पूरी सीरीज has come to an end, we will now discuss and solve the question papers of artificial intelligence. So, I hope you all enjoyed this video as well as this series. Bye bye.